हेलो एवरीवन। तो सभी बच्चों को वेलकम है भाई हमारे चैनल में, ठीक ना। और ये जो अपना जो वीडियो जो प्लेलिस्ट होने वाला है, ये अपना प्लेलिस्ट होने वाला है मेरे भाई क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन, ठीक ना। बहुत सारे बच्चों का यह डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कुछ ऐसा लेकर के आइए जो कि हमारा जो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है, बच्चों की डिमांड पर, यार बच्चों की डिमांड पर बिल्कुल, कि हमारा जो टॉपिक वाइज है, जैसे सर हम फर्स्ट चैप्टर टॉपिक नंबर 1 पर विद्युत आवेश से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। सबसे फर्स्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि बच्चे बताते थे कि सर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत आवेश पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका यार वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाइए, ठीक है ना। तो बच्चों को बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यार क्या प्लानिंग किया कि भाई आपके लिए ही, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी टॉपिक बनते हैं, जैसे टॉपिक नंबर 1 में क्या है विद्युत आवेश, फिर टॉपिक नंबर 2 में क्या आएगा कूलाम का नियम, तो टॉपिक वाइज आपको हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाएंगे और आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। चलिए, तो हमसे यार जुड़े रहिएगा, जो भी बच्चे आएंगे पढ़ेंगे देखेंगे कोर्स को, तो ध्यान से एक बात, हमेशा चीज़ सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे एकदम जेन्युइन कंटेंट के साथ करवाएंगे, ऐसे कुछ में हवा हवा में बातें कुछ भी नहीं होंगी यार, कि क्वेश्चंस देखेंगे कहेंगे भाई इसका ऑप्शन सी होता है तो होता है, मार दो। याद रखना है, रटाने वाला काम चलने वाला है नहीं, A to Z क्वेश्चंस का डिस्कशन ऑन बोर्ड करवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, ठीक है ना। क्या है बेटा, टॉपिक नंबर 1 विद्युत आवेश, ठीक है। चलिए, और याद रखिएगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पूरा जो सबसे फर्स्ट अभी एनसीईआरटी में याद रखिएगा मेरे बच्चे, एनसीईआरटी में इसका नाम है बेटा स्थिर विद्युत, क्या स्थिर वैद्युत बोलिए, विद्युत बोलिए, स्थिर वैद्युत तथा क्षेत्र। एनसीईआरटी का बेटा चैप्टर नंबर 1 है, क्या बेटा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है, क्या है भाई, स्थिर वैद्युत तथा क्षेत्र। और उसमें टॉपिक नंबर 1 क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत आवेश, ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे सभी के सभी क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन हैं, आपको क्या करना है साथ के साथ केवल अच्छा से रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। आपको क्या करना है, हमारे साथ साथ आपको रिवाइज करते हुए चलना है बढ़िया से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, देखिए ध्यान से। और यार क्या है भाई, ये आशीष पब्लिकेशन 12th टारगेट बैच 2027, जो आशीष पब्लिकेशन का जो अपना क्वेश्चंस बैंक आता है, टारगेट का क्वेश्चन बैंक, उसी टारगेट के क्वेश्चंस बैंक का ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक टारगेट का क्वेश्चन बैंक नहीं लिए होंगे कृपया करके ले लीजिएगा, ठीक ना। आपको ले लेना है और साथ के साथ क्वेश्चन देखते चलना है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया था, सबसे मस्त शानदार तरीका से डिस्कशन करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे और सभी चीजों को यार सीखेंगे बढ़िया से। बेटा बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है भाई, बढ़ता है, घटता है, या फिर अचर रहता है, या फिर बढ़ या घट सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन भी यार लाजवाब तरीके से ही करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले बात को समझिएगा कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाए। भाई सभी बच्चों में एक बात कॉमन रहता है कि सर हम ये जानते हैं पर क्या, ठीक है, हम देखिए सॉल्यूशन को क्यों करवाते हैं, सॉल्यूशन को लिख करके क्यों करवा रहे हैं मेरे बच्चे। सपोज डेट ये क्वेश्चंस आपका आ गया 2 मार्क्स में कि सर ये क्वेश्चंस है, बात को ध्यान से रखिएगा, एक चीज हमेशा बात को ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं बच्चा, वो क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव करता है, इस बात की पुष्टि करें। और क्वेश्चन दे दिया 2 मार्क्स में। आपको तो ऑब्जेक्टिव में पता है भाई, पर इसको लिखेंगे कैसे, पॉइंट इज डेट कि इसको लिखा कैसे जाए डिस्क्रिप्टिव वे में। तो बात को समझिएगा क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा बात को, हम एक भाई वस्तु बनाते हैं, बात को समझिएगा, हम एक वस्तु बनाते हैं कि ये अपना एक वस्तु है। 2 सिचुएशन मानेंगे, केस 1 और केस 2।
तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है कि बेटा ये कोई वस्तु है यहाँ पर, ठीक है भाई, और एक वस्तु यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर है। चलिए ठीक है, दो वस्तु मान लेते हैं, दो सिचुएशन मानना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। बोल रहा है सबसे पहले, क्या बोला, सबसे पहले बोल रहा है, अच्छा इस वस्तु के ऊपर क्या हो सकता है सर, इस वस्तु के ऊपर क्या हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन आ सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकल के जा सकता है, बस बात खत्म। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन जो है इस वस्तु पर आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर बेटा आया हुआ है, ये कोई वस्तु है, हम लिख देते हैं सर ये कोई वस्तु है आपके, ये कोई वस्तु है, ठीक ना, ये कोई आपका वस्तु है। यहां पर इलेक्ट्रॉन देखिए एरो का साइन अंदर की तरफ है ना, एरो का साइन अंदर की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे बच्चे आए हुए हैं। देखिए जब भी किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन आता है ना, जब भी कोई वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन आता है ना मेरे बच्चे, तो वस्तु का भार या वस्तु का द्रव्यमान, सॉरी भार नहीं, वस्तु का द्रव्यमान पहले से हल्का बढ़ जाता है, पहले से हल्का बढ़ेगा। हल्का क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होता है। तो ये बात हम कह सकते हैं कि हल्का क्या होता है भाई, हल्का बढ़ जाता है। आए क्या समझ में, ठीक है, एक मिनट जरा रुकिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वस्तु बनाए, ये वस्तु है, यहाँ इस वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ये बेटा बढ़ने का साइन है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बोलते हैं, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बेटा बढ़ जाएगा, बढ़ने का ये साइन है, बढ़ने का साइन को ऊपर के एरो तरफ दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन इसी केस में बेटा, अगर इसी केस में अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जा रहा है, तो जो वस्तु का जो द्रव्यमान होगा, जो वस्तु का आपके द्रव्यमान होंगे, द्रव्यमान वो घट जाएंगे, वो घट जाएंगे। ऐसे घटने का साइन ऐसे होता है बेटा, बढ़ने का साइन देखिए, अगर बढ़ने के साइन की बात करें तो एक मिनट ध्यान, सभी बच्चे समझेंगे बात को जरा बच्चे। देखिए अगर हम बोलेंगे बढ़ गया, बढ़ गया, तो बढ़ने का साइन क्या रहेगा, माने ज्यादा हो गया, तो ऐसे रहेंगे, ऐसे एरो ऊपर की तरफ। हम बोलेंगे घट गया, हम बोलेंगे बच्चे घट गया, तो घटने का साइन क्या होता है, एरो नीचे की तरफ और ईएस लगा देंगे। इसको इंग्लिश में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोलते हैं। बस आए ना समझ में। चलिए, तो जैसे ही इस वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो इस वस्तु का द्रव्यमान पहले से क्या होता है सर, इस वस्तु का द्रव्यमान पहले से बढ़ जाता है। बात समझ में आया ना, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरा केस में बात करा जाए, ये केस 1 और ये केस 2 मान लीजिए मेरे बच्चे, ये आपके केस 1 हो गए। ऐसा समझिए कि सर ये केस 1 है, पहली स्थिति में देखते हैं, और ये क्या है बेटा, दूसरी स्थिति है, केस 2 हो गया, केस 2। देखिए ऐसा क्यों सर, क्योंकि आवेशित करने के क्रम में मेरे भैया, आवेशित जब हम करेंगे तो आपको एक बात शुरू से ही पता है, सभी बच्चों को ये चीज पता है कि आवेशित करने के क्रम में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन आ सकता है वस्तु पर, या तो इलेक्ट्रॉन वस्तु से जा सकता है। बस बात खत्म। तो क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसा क्यों बच्चे, ऐसा क्यों, क्योंकि सर ये नहीं बोला है, ये नहीं बोला है, बोला है कि आवेशित किया जाता है।
आवेशित किया जाता है मतलब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है और वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है, दोनों चीज हो सकते हैं ना। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों के दोनों सिचुएशन में, दोनों के दोनों सिचुएशन में मेरे बच्चे, मेरे बउआ, दोनों के दोनों सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि सर एक पर अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो द्रव्यमान घट जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या है, द्रव्यमान बढ़ गया, ऊपर की तरफ है तो बढ़ गया, द्रव्यमान घट गया, नीचे की तरफ एरो रहेगा तो घट गया। ठीक है ना, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो निकल गया होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो घट गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं तो वस्तु का द्रव्यमान जो पहले था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ऐड हुआ होगा तो बढ़ गया होगा। तो दोनों सिचुएशन हो सकता है, बढ़ या घट सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या? आई होप कि सभी बच्चों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिहार बोर्ड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, और हमेशा याद, बढ़ गया तो एरो ऊपर की तरफ, घट गया तो एरो नीचे की तरफ, याद रखिएगा नोट्स पॉइंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा जाए क्या है। ठीक है ना, चलिए हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा बच्चे, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर बिहार बोर्ड 2020 का ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है भाई, कि आवेश की बीमा क्या होता है। सर शायद सभी बच्चे अगर क्लास 11th पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है बीमा और मात्रक और बीमा सूत्र। ठीक ना, तो शुरुआत में ही सबसे पहले पढ़ाया गया होगा मात्रक और बीमा सूत्र में। तो आइए इसका डिस्कशन करके आपको बताते हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यही होते हैं कि भाई थोड़ा 11th में नहीं पढ़े होते हैं, पर कोई बात नहीं बच्चे, आपको डरना नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, आशीष पब्लिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको कुछ भी डरने की बात नहीं है। आपको A to Z बातें बताए जाएंगे विथ कॉन्सेप्ट क्लास 11th के साथ भी बताया जाएगा। जो बच्चे क्लास 11th में नहीं पढ़े हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। देखिए आवेश की बीमा होती है सर, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं जो आवेश होता है, आवेश या फिर विद्युत धारा बोलिए, जो विद्युत धारा हो जाएगा आपका, विद्युत धारा क्या होता है भाई? आवेश और बटे में समय। चलिए ये चीज ही तो सभी बच्चे जानते होंगे क्लास 10 से ही कि सर विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रति सेकंड में कितना चार्ज, कितना आवेश गति कर रहा है, उसी को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे बात बोलते हो, ठीक है ना, प्रति समय में। तो यहाँ से विद्युत धारा को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं सर, और यहाँ से बात करते हैं सर आवेश को क्यू बोलते हैं, और यहाँ से समय को टी बोलते हैं। चलिए ये चीजें आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। हम, मेरे को नहीं लगता है कि ये कोई बच्चा बोले कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है बेटा, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर बेसिक चीज़ों की बात की जाए तो बच्चे आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। एक मिनट रुकिएगा जरा, हम अच्छा से इस बात को लिख देते हैं। सॉल्यूशन, सर विद्युत धारा क्या होता है, आवेश बटा समय प्रति एकांक नहीं, पर सेकेंड, प्रति सेकेंड कितना आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर रहा है, तो उसी को क्या बोल देंगे, विद्युत धारा कहते हैं। क्लास 12th में आपको समझ में बढ़िया से आएगा, ठीक ना। पर सेकेंड फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को ही इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो फ्लो कर रहा है, ये जो पास कर रहा है, किसी अनुप्रस्थ चालक किसी अनुप्रस्थ काट से पास कर रहा होगा, ठीक ना, ऐसे बात को समझेंगे। तो आई बराबर हो गया क्यू बटे में टी, आई बराबर बच्चा क्यू बटे में टी। अच्छा अब बात को समझिएगा यहाँ ध्यान से, सर मेरे को क्यू का बीमा पूछा है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा आपका आई इंटू टी, क्यू बराबर हो गया आई इंटू टी। अब यहां से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा रे बच्चा, क्यों, क्योंकि देखिए जब सभी बच्चे क्लास 11th पढ़े होंगे तो उनको आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दिया गया होगा। क्या मेरे बच्चे आपको पता है क्या आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक? तो कहेंगे सर 7 आधारी मात्रक होते हैं। कितने होते हैं सर? 7। कौन कौन होते हैं भाई? 7 आधारी मात्रक में कौन कौन होते हैं? तो 7 आधारी मात्रक में आपका
लंबाई आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, समय आ जाएगा, होता है ना, ताप आता है आपका, उष्मागतिकी ताप आ जाता है, विद्युत धारा भी आता है। तो बोला गया सर अगर इसका बीमा निकालना है, मेरे को आवेश की बीमा निकालना है, अगर मैं इसको बोला सर आवेश की बीमा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको आवेश की बीमा निकालने के लिए आपको ब्रैकेट के अंदर क्यू लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर क्यू, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक नहीं बता सकते हैं ना। अब इसको क्या पढ़ेंगे, आवेश की बीमा। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी भौतिक राशि लिखा गया है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखा गया है, तो फिजिक्स में क्या बोलेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी, उस भौतिक राशि की बीमा सूत्र है ना, उस भौतिक राशि की बीमा सूत्र। तो मेरे को अगर कोई बोले इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले इधर बात को समझिए यार जरा ध्यान से बच्चे। मेरे से कोई बोला सर आवेश की बीमा क्या होता है, आवेश की बीमा, आवेश की बीमा, ऐसे कोई बोला मेरे से, सर आवेश की बीमा क्या होगा, आवेश की बीमा। तो सर आवेश को बीमा को सूचित कैसे करेंगे, हमने तो बोल दिया सर हम सूचित करेंगे ब्रैकेट के अंदर क्यू से। ब्रैकेट के अंदर क्यू रहेगा, क्यू मतलब आवेश होता है, तो आवेश की बीमा उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां से ध्यान से समझेंगे सर, ब्रैकेट के अंदर क्यू लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर आई लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर आई लिख देंगे, और इनटू में बेटा ब्रैकेट के अंदर में टी लिख देंगे। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये जो क्यू है इसको एज इट इज ब्रैकेट के अंदर रहने देंगे, इज इक्वल टू, देखिए करंट की बीमा क्या होती है भाई, करंट का बीमा क्या होता है, या करंट, देखिए करंट कैसे है, विद्युत धारा क्या है आपके आधारी मात्रक में आते हैं, तो इसका फिक्स है एम्पियर होता है, ठीक ना, इसको बेटा एम्पियर बोल देते हैं लोग, एम्पियर ए। अच्छा समय का क्या होता है, कैपिटल टी होता है, समय का कैपिटल टी। तो इस प्रकार आपका जो आवेश का जो बीमा सूत्र निकल के आता है मेरे भाई, आवेश का जो बीमा सूत्र आपका निकल के आया वो क्या आया बताइए, एटी करके आया, एटी करके आया। और एक बात और बच्चे, एक बात और, आपको कभी भी बीमा सूत्र लिखना होगा, कभी भी बीमा सूत्र लिखना होगा, तो आपको मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, सभी बच्चे, आपको इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है सर, कहेंगे सर इसके अनुसार तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, हम कुछ भी जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे विथ डिटेल कंटेंट करवाएंगे, हवा में बातें नहीं होंगी। सबसे पहले बात मेरा यही है, सही ना, मेरा प्रिंसिपल है कि हम यार 5 ही 6 ही क्वेश्चंस करवाएंगे क्लास में बच्चे, आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है, आप देखिए बात को समझिए, क्योंकि ये यार कुछ भी हो सकता है, क्या पता ये 2 मार्क्स में आए तो आप कैसे क्या करेंगे, सर हमको याद है पर हम 2 मार्क्स में इसको कैसे लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे, तो भाई आपको इसके लिए समझना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो आवेश की बीमा को यार क्यू के अंदर कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत मेरे बच्चा, सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े क्या, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए और अगला क्वेश्चन को टारगेट किया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक ना, चलिए। अच्छा ये जो विद्युत धारा जो होता है बेटा आवेश बटा में समय, ये आपको चैप्टर 3 में हम पढ़ाएंगे, चैप्टर 3 में ये हम पढ़ाएंगे, आपको वहां समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन किया जाए। हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है यार, क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2021 का कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं है। अब इसका मतलब समझना पड़ेगा, सर N का मान संभव नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर N का मान संभव नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, सर हम लोग पढ़ते हैं चार्ज का क्वांटीकरण होता है, क्वांटमीकरण बोलिए, चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं। अगर किसी भी वस्तु के अंदर जो चार्ज होता है सर वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है, पूर्णांक गुणज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। तो हम सबसे पहले अगर सॉल्यूशन की तरफ बढ़े और सॉल्यूशन में इस बात की पुष्टि करने लगे कि सर हम लोग ये चीज़ जानते हैं, क्या क्या जानते हैं सर, सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम ये चीज़ आपको बता देते हैं कि सर सबसे पहला बेसिक क्लास, सबसे बेसिक क्लास में आप पढ़े होंगे मेरे बच्चे। देखिए हम इसलिए टॉपिक वाइज, हम लोग टॉपिक वाइज का प्लानिंग क्यों किए, ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है भाई कि सर कौन सा क्वेश्चन कौन टॉपिक से है, तो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं सर कि आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार, आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार जो आवेश होता है किसी भी वस्तु पर वो क्या होता है बेटा, प्लस माइनस NE के बराबर होता है। ये चीज़ हमने पढ़ा है क्या, क्या सभी बच्चों ने पढ़े हैं क्या, Q बराबर प्लस माइनस NE होता है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर केवल आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा भाई, N के बारे में आपको याद रखना है, सर ये जो N होते हैं, N क्या होते हैं, N सबसे पहले क्या है बताइए, N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, सबसे पहले क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स
की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होता है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा दूसरा क्या है भाई, एन के ऊपर शर्त लिखा गया कि जो एन आपके होंगे +-1 होंगे, +- एन जो होगा आपका बेटा पूर्णांक होगा। सबसे बढ़िया हम पूर्णांक लिख देते हैं। एन क्या होगा भाई, पूर्णांक होंगे। सर अब ये पूर्णांक क्या कहलाते हैं, तो बताइए पूर्णांक सभी बच्चे अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक होते हैं मतलब एन का जो मान है +-1 होगा, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, ऐसे ही डॉट 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 चलते जाएगा। अच्छा अगला बात, एन का मान एक और चीज है, एन का मान आपको, एन का मान यहाँ पर एक और चीज याद रखना पड़ेगा, जो एन का जो मान होता है सर, एन का मान ये क्या होगा, पूर्णांक होगा, कभी भी नॉट इक्वल टू क्या बेटा, भिन्न और दशमलव नहीं होगा, भिन्न और दशमलव नहीं होगा। याद रखेगा कि एन का मान कभी भी भिन्न और दशमलव नहीं होंगे बच्चे, क्योंकि एन हमेशा अपना कैसा होता है, पूर्णांक होता है। मतलब कि अगर भिन्न की बात करें सर तो भिन्न और दशमलव नहीं होंगे, नहीं होंगे, है ना। चलिए इतना आपको कंडीशन याद रखना पड़ेगा। आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार जो किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश होता है सर, Q बराबर +-Ne के रूप में होता है। ये चीजें हमने पुष्टि कर रखी ऑलरेडी, है ना। ठीक है, सेकेंड चीज क्या आपको बताएं, एक मिनट रुक जाइए जरा, ठीक है। सेकेंड चीज बताएं कि एन जो होता है सर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, एन पूर्णांक होता है, एन का मान +-1 +-2 +-3 हो सकता है, एन का मान भिन्न और दशमलव नहीं होगा, भिन्न और दशमलव नहीं होगा। तो इसमें से क्या बोला है बताइए, क्वेश्चन में क्या बोले बेटा, क्वेश्चन में बोले गए हैं सर आपको क्या बताना है कि संबंध Q बराबर Ne में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 100 हो सकता है, 4.2 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 4.2 आपके क्या हो गए, 4.2 सर 4.2 तो आपके भिन्न हो गए, 4.2 क्या हो गए, दशमलव होंगे, और दशमलव के लिए ये संभव नहीं है, दशमलव के लिए ये संभव नहीं है। चलिए समझ में आया ना ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा से आप जरा इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बढ़िया से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर संबंध Q बराबर, यहाँ पर Q बराबर +-Ne नहीं लिखा हुआ है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। ये जो +- लिखा जाता है ना, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने के लिए लिखा रहता है, कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि जा रहा है इसके क्रम में, ठीक ना। वो न्यूमेरिकल्स पर डिपेंड कर देंगे बेटा, वो आंकिक प्रश्न पर, कि हम वस्तु को सर इलेक्ट्रॉन दिए हैं कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं, इस चीज के ऊपर निर्भर करता है +-, ठीक ना। पर आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार यही होता है बेटा। ये क्या है बताइए, ये है आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार, आवेश क्वांटमीकरण होता है आवेश का, एक मिनट लिख देते हैं, बढ़िया से याद रखिएगा, सभी बच्चे याद रखेंगे इस चीज को, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटीकरण भी बोलते हैं इसको, ठीक ना। इंग्लिश में बच्चे बात करते हैं, जो बच्चे इंग्लिश में अगर इस चीज को समझना चाहते हैं तो सर क्वांटमीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वांटमीकरण को इंग्लिश में क्वांटाइजेशन भी बोलते हैं, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, या SAT भी लिखा रहता है, इंग्लिश में बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, क्वांटाइजेशन, ठीक है ना। चार्ज क्वांटाइज होते हैं, क्वांटाइजेशन हो गया ना, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। चलिए ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या भाई, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्लियर है, बिहार बोर्ड 2021 का क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पाइए, ये भी क्वेश्चन यार शानदार अपने आप में, ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन जब आया था ना यार बहुत कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में। चलिए, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि, लैंग्वेज पकड़ना है क्वेश्चंस के, अगर क्वेश्चंस के लैंग्वेज आप नहीं पकड़ पाते हैं तो चीजें बहुत दिक्कत करेगा भाई। आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है,
तो सर परिमाणीकरण ये क्या भाई, परिमाणीकरण है क्या? सर परिमाणीकरण कुछ नहीं है, क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण को ही परिमाणीकरण बोलते हैं लोग, ठीक ना। बस केवल देखिए ये बार बार क्या करेगा ना, नाम को चेंज करके पूछेगा ताकि आप कंफ्यूज रहे। तो परिमाणीकरण के याद रखिएगा अर्थ क्या होता है, क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण, ठीक ना। परिमाणीकरण का मतलब क्या होता है, क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन। अच्छा हम क्वांटमीकरण लिख रहे हैं, बच्चे बोलेंगे सर क्वांटीकरण होता है, बिल्कुल सही है। आप क्वांटीकरण लिखिए, क्वांटमीकरण लिखिए, क्वांटाइजेशन लिखिए या परिमाणीकरण लिखिए, परिमाणीकरण भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर अभी हम पढ़े कि सर जो Q होता है, Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई, Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई, ये बात से क्या पुष्टि है n के बारे में कि n आपके पूर्णांक होंगे, n आपके पूर्णांक होंगे, ये बात बिल्कुल सही है कि n आपके पूर्णांक होंगे। क्या n और n आपके क्या नहीं होंगे सर, n आपके भिन्न और 1 मिनट बेटा, भिन्न और दशमलव ये नहीं होंगे, n का मान कभी भी भिन्न और दशमलव के नहीं होगा, याद रखना बस ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में यही चीजें मेन है, ठीक ना। भिन्न और दशमलव, भिन्न और दशमलव मतलब कि हम डेसिमल और फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, भिन्न और दशमलव नहीं होगा। चलिए तो या फर्स्ट फर्स्ट थोड़ा सा हम फर्स्ट देखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, अंश माने क्या होता है भाई, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न, ठीक ना, संभव नहीं है, ये सही है, ये तो सही है, माने आवेश का परिमाणीकरण से रिलेटेड है, तो ये ठीक है। अच्छा एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये आवेश का परिमाणीकरण ये चीज नहीं बताता है, ठीक ना, कि आवेश को नष्ट करेंगे कि पैदा करेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण ये चीज नहीं बताता है। कणों पर आवेश होता है, ये भी नहीं है भाई। एक कण पर न्यूनतम अनुमेय होता है, ठीक है, मिनिमम परमिसिबल चार्ज होता है, ये बात भी सही है। पर देखिए जो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी दोनों सही है, बात सही है, पर इस क्वेश्चंस के केस में हम ऑप्शन ए को ज्यादा हाईलाइट करेंगे, ज्यादा प्रीफर करेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि ये सटीकता के साथ बता दिया है, सटीकता के साथ आपको एक चीज का इंफॉर्मेशन दे दिया है, वो चीज क्या है कि सर आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, फ्रैक्शन है, वो पॉसिबल नहीं होता है, बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। तो क्या कर देंगे बेटे, क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, है ना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं रहता तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता। आया ना समझ में, सभी बच्चों को समझ में आया क्या, ठीक है। चलिए अगर समझ में आ गया हो तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत शानदार है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलिए हम हट जाते हैं, आप अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये सभी बिहार बोर्ड क्वेश्चन है बेटा, 2012 का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कब का था, 2023 का, देखिए 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, मतलब 2 साल पहले का क्वेश्चन लेटेस्ट ही है, 2022-23 का क्वेश्चन है। एक स्थिर कूलाम में कितना कूलाम होता है। अच्छा स्थिर कूलाम मतलब कि ईएसयू भी बोलते हैं स्थिर कूलाम को, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान से बात को समझिए, इस चीज को सीखते हैं। आइए पहले कंसेप्ट बताते हैं, कंसेप्ट क्या है, फिर क्वेश्चंस आसानी से आपके शूट आउट हो जाएंगे बच्चे, ठीक ना। ठीक है, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा जरा। चलिए तो एक स्थिर कूलाम में कितना कूलाम होता है, ये क्वेश्चन है। 3 × 10 की पावर 9, 3 × 10 की पावर -9 और 1/3 × 10 की पावर 9 और 1/3 इंटू में 10 की पावर 9। देखिए सबसे पहले बात, स्थिर कूलाम को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी बोलते हैं, क्या
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी बोल देते हैं, ठीक ना। तो ये बात याद रखिएगा बेटा कि स्थिर जो गुलाम होता है, स्थिर गुलाम को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी बोलते हैं, है ना। या तो स्थिर गुलाम बोलिए या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बोलिए। चलिए ये बात क्लियर है क्या सभी बच्चों को? ठीक है। तो अगर कभी भी हम एक स्थिर गुलाम बोलें या एक ईएसयू बोलें, बात क्या है? बराबर। अगर एक स्थिर गुलाम या एक ईएसयू बोले, क्या बात क्या है? बराबर। तो ध्यान से जरा बात को समझिएगा, हम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में। जो एक स्थिर गुलाम है, वन स्थिर गुलाम, वन स्थिर गुलाम, ये आपके वन ईएसयू के बराबर रहते हैं, वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ईएसयू का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। मतलब कि अगर कभी भी हम कहें कि सर क्या हम स्थिर गुलाम को, मेरे बच्चे मेरे भाई, क्या हम स्थिर गुलाम को, कभी भी हम स्थिर गुलाम को क्या हम ईएसयू बोल सकते हैं? इसमें कोई दिक्कत है क्या? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जो एक स्थिर गुलाम होता है एक ईएसयू के बराबर ही होता है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज हम क्या जानते हैं सर? सेकंड चीज क्या जानते हैं? वी नो डेट। यहां से लिख देते हैं, आपको जरा समझिएगा बात को। यहां से हम क्या लिख रहे हैं? अगर सेकंड चीज की बात करें, अगला बात की बात करें, तो जो आपका वन गुलाम होगा 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। ऐसा कि सर 3 × 10⁹ जो एक गुलाम में 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज होते हैं, ईएसयू होते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात, आप ईएसयू का मतलब समझ लीजिए। ई एस यू, ठीक ना। यू मतलब हो गया आपका इकाई, यूनिट। एस मतलब हो गया आपका स्टैटिक्स, और ई मतलब हो गया इलेक्ट्रो, ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ईएसयू को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बोलते हैं। ठीक है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? यहां से कंक्लूजन निकलता है कि सर वन कूलम में 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 × 10⁹ ईएसयू ये आपके वन कूलम के बराबर हो गए, ये आपके वन कूलम के बराबर हो गए। तो अगर हम एक ईएसयू की बात करते हैं कि सर एक ईएसयू में कितना होगा? ईएसयू बोलिए या स्थिर विद्युत बोलिए, दोनों बात बराबर है। सॉरी, स्थिर गुलाम बोलिए, ईएसयू बोलिए या स्थिर गुलाम, दोनों बात बराबर है। तो 1/3 × 10⁹ गुलाम। इसलिए बेटा हम एक ईएसयू की बात करते हैं, वन ईएसयू, ये क्या आ जाएगा बताइए? 1/3 × 10⁻⁹ गुलाम के बराबर आ गया। ये क्या है? ये आपके राइट और एग्जैक्टली आंसर यही होंगे, है ना। कि सर एक ईएसयू 1/3 इंटू में 10⁻⁹ गुलाम के बराबर होंगे। क्या सभी बच्चों को समझ में आए क्या? बताइएगा। सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपको क्या रखना है? सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपको ये रखना है कि जो एक गुलाम होता है 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। बस ये मेन मुद्दा की बात है। इसके बाद क्या करेंगे? 3 × 10⁹ ईएसयू ये बेटा आपके वन कूलम के बराबर हो गए। यहां से एक ईएसयू, देखिए ईएसयू बोलिए या स्थिर गुलाम बोलिए, बात बराबर है। यहां पर लिख देना एक स्थिर गुलाम बराबर एक ईएसयू। तो एक ईएसयू, एक ये गुना में है तो इधर भाग में चल जाएगा, 1/3 × 10⁻⁹ गुलाम। अब 1/3 को अलग निकाल लीजिए, 10⁻⁹ ऊपर में जाएगा तो 10⁻⁹ गुलाम हो जाएगा। बताइए। तो अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन अपना सही भाई? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत क्या मेरे भैया? किसी मेरे भाई को कोई कुछ दिक्कत है तो एक बार यस और नो करके जरूर रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, हो गया ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक मिनट बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन यार बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए बारे में बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है। सभी के सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है और सभी के सभी आपके टारगेट के किताब के जो क्वेश्चन बैंक है ना, आशीष पब्लिकेशन के द्वारा जो टारगेट का क्वेश्चन बुक
जो टारगेट का जो क्वेश्चन बैंक है, टारगेट क्वेश्चन बुक, और जो मार्केट में जो लॉन्च है, ठीक है ना, उसी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। तो टारगेट क्वेश्चंस बैंक का ही ये क्वेश्चंस है, ए टू जेड क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा जरा ध्यान से, है ना? ठीक है। ठीक है ना? चलो, तो इस क्वेश्चन के बारे में बात कर ले भाई। ये क्वेश्चन क्या है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में है, इसके इसका भी डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन क्या है कि जो भी अभी अभी जस्ट अब हम लोग पढ़ के आए कि जो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है यार 1 कूलाम के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो अपना 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, 1 ESU जो होता है, 1 ESU ये किसके बराबर होगा? ध्यान से अभी वापस आकर के देखते हैं यार। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि 3 इंटू 10⁹, 3 इंटू 10⁹ ESU 1 कूलाम की इक्वल है। एक मिनट रुकना जरा ध्यान से बच्चे। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे कि सर 3 इंटू 10⁹ ESU ये आपके 1 कूलाम के बराबर होते हैं। हम ये बात बोल रहे हैं, है ना? कितना? 3 इंटू 10⁹ ESU 1 कूलाम के बराबर होंगे। ये सिद्ध किया हुआ चीज है, ये सिद्ध किया हुआ चीज है। तो बोला कि 1 कूलाम आवेश में, तो 1 कूलाम आवेश की बात करते हैं सर, 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश बोलिए या 1 कूलाम बोल सकते हैं। 1C मतलब 1 कूलाम आवेश इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU मतलब कि स्थिर कूलाम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, है ना? ठीक है। तो इस क्वेश्चंस के अनुसार कौन सा भाई ऑप्शन सही है? ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यार। इधर देखिए जरा ध्यान से, 3 इंटू 10⁹ और 9 इंटू 10⁹, ये तो नहीं है भाई, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना? 1 कूलाम में आपके 1 कूलाम में कितने ESU होंगे? तो 1 कूलाम में 3 इंटू 10⁹ ESU होंगे, ठीक है ना बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन ये 2022 का क्वेश्चन है यार, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, आपको याद रखेगा। हम इसको गेस क्वेश्चन में रखते हैं। VBI क्वेश्चंस का ये कैटेगरी है, VBI क्वेश्चंस का कैटेगरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ठीक है, ये भी देखिए। अच्छा, फिर वही क्वेश्चन आ गया भाई, निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? कौन सा ऐसा आवेश है जो एग्जिस्ट नहीं करता है? बात समझ में आ रहा है? कौन सा ऐसा आवेश है जो एग्जिस्ट नहीं करता है? सबसे पहले बार क्वेश्चंस बच्चे देखेंगे तो बच्चे क्वेश्चन में बिल्कुल होंगे कंफ्यूज, क्योंकि क्वेश्चन में यार छिपा हुआ हिडन कंसेप्ट है। क्वेश्चंस का हिडन कंसेप्ट क्या है, पहले इस चीज के ऊपर बात तो कर लेते हैं। इसलिए हम क्या बोले, देखिए ये जो वीडियो सॉल्यूशन है आपका ना, सबसे हटकर है। आप यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, आपको कोई भी बोल देगा कि देखो भाई ऐसे होता है, ये मार दो आंसर हो गया, ठीक है, ये सही बात है बिल्कुल। ये कब के लिए है? जब एग्जाम के 4 दिन पहले की बात बताते हैं। जो बच्चे नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो सॉल्यूशन होने वाला है। देखिए सबसे पहली बात क्या करते हैं, सबसे पहली बात लिखेंगे सर, अगर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले हम एक चीज आपको लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं भैया? हम ये चीज हम पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? हम लोग जानते हैं कि जो Q होता है ये सर प्लस माइनस NE के बराबर होता है। ये चीज तो आपको हम बताए हैं ना। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा एक बार। Q इजिकल टू प्लस माइनस NE होता है, बिल्कुल सर होता है, Q बराबर प्लस माइनस NE। अब मेरे भाई मेरे बच्चे, आपको क्या करना है? आपको कुछ करना है नहीं, केवल आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन में भी लिखना पड़ेगा। कैसे कैसे एक्सप्रेस करके लिखेंगे? हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं सर, हम बात करते हैं n का मान क्या रख देंगे? n का मान प्लस माइनस 1 रखेंगे बेटा जी, प्लस माइनस 2 रखेंगे बेटा जी, प्लस माइनस 3 रखेंगे, और ऐसे ही आपका बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है ना? ई का मान क्या हो जाएगा सर? ई का मान 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस में 19 कूलम हो गया, ठीक है ना? चलिए अच्छा, एक और बात, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अब बात को समझिएगा, जब तक हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करते हैं तब तक मेरे बच्चे, तब मेरे बउआ आपको समझ में नहीं आने वाला है। अब देखिए क्यू क्या आ जाएगा, क्यू के बारे में बात करते हैं। सर प्लस माइनस है तो आप प्लस माइनस दे दो,
देखो प्लस माइनस एन ई, बेटा क्या है प्लस माइनस एन ई में ये 1 है, इसको इससे गुना करो तो ये 1.6 है इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या आएगा बेटा? प्लस माइनस ये देखिए 2 है, ये 1.6 है, तो 16 दूनी के 32 मतलब 3.2। तो सर 3.2 इंटू में 10 की पावर माइनस में 90 कूलम, सही है क्या? बिल्कुल सही है सर, ये भी होगा। अगला बात करते हैं सर, अगला क्या होगा भाई? अगला बात करते हैं तो अगला होगा प्लस माइनस होगा। देखिए 3 है तो 16 तिया की 48 होता है ना। अगर हम 1.6 को मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो क्या आएगा बताइए? 4.8 आएगा। तो अगला क्या आएगा भाई? 4.8 इंटू में 10 की पावर माइनस में 19 कूलम आएगा। और ऐसे ही आपका चलते हुए चल जाएगा भाई। चलिए आए समझ में क्या सभी बच्चों को? तो सर आप यहां से कंक्लूजन क्या देख पा रहे होंगे? ये सर जो भी चार्जेज आए हैं, जो भी ये आवेश निकल करके आया है, इसके बारे में क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं? क्या हम ये बात बोल सकते हैं क्या? सभी बच्चे सोच के बताएंगे क्या हम जो बातें बोलने वाले हैं कि सर ये क्या है 1.6 1 बारे में गया तो 1.6 इंटू 1 1.6 16 का पहाड़े पढ़िए। हम ऐसे हम सिंपल आपको याद रखेंगे कि 16 का आपको गुणज देखना है। तो 16 दूनी का 32, 32 हम पढ़ेंगे 32 पर 3.2 पढ़ेंगे ना, क्योंकि 1.6 है, हम 1.6 का गुणज पढ़ेंगे। तो 1.6 इंटू 1.6 बेटा प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तब प्लस माइनस 1.6। नेक्स्ट प्लस माइनस 1.6 इंटू 2 तो मतलब 3.2 हो गया ना। इंटू में 10 की पावर माइनस में 19 कूलम रहेगा। फिर अगला प्लस माइनस 1.6 इंटू में 3, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है? एन इंटू ई। ई तो आपका फिक्स है, अब एन का मान बारी बारी से चेंज करके यहाँ पुट करते जाना है, तब का आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बेटा, देखिए ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे, निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? सर उस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है जो 1.6 का गुणज नहीं है, जो 1.6 का गुणज नहीं है, जो 1.6 के गुणज में नहीं आता है, उसका अस्तित्व संभव नहीं है। सबसे पहली बात सर 3.2 क्या ये गुणज में आ रहा है? सर आ रहा है भाई, काहे आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो अभी हम आपको बताए थे कि सर 1.6 इंटू क्या होता है? 2, 3.2 हो गया। ये 6.4 सर 16 चौके 64 ऐसे याद रखेगा। अगर हम 1.6 को मल्टीप्लाई कर दे 4 से तो क्या ये 6.4 नहीं हो जाएगा? तो सर ये भी संभव है, 6.4 वाला भी संभव है। सर 2.4 है, सर 2.4 नहीं आएगा, 1.6 के बाद सीधे 3.2 आता है। सर ये पकड़ा गया, ये आपका क्या है? ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चे, ये क्या है? किसी भी कीमत पर ये पॉसिबल नहीं है। तो इस पर हम मार्क कर देंगे कि ये आपके क्या होंगे? नहीं होंगे। अब 1.6 होगा तो 1.6 पर मार्क कर देंगे, ठीक ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी बच्चों को समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन 2011 का है कि इनमें से कौन अदिश राशि है? पहचानना है आपको अदिश राशि के बारे में भाई, कि इनमें से कौन जो है आपके अदिश राशि होंगे। सबसे अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशि वे होते हैं जिनके पास केवल और केवल परिमाण होता है, उनके पास दिशा नहीं होता है। तो मेरे बच्चे दिशा होने के लिए जैसे विस्थापन हो गया, विस्थापन और दूरी, दूरी के पास अपना कोई दिशा नहीं होता है, पर दूरी परिमाण में होता है। 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, विस्थापन भी 40 किलोमीटर हो सकता है, पर विस्थापन में एक निश्चित दिशा होता है कि मेरे बउआ आपको ए से बी तक ही जाना है। तो निश्चित दिशा अगर फिक्स हो जाए ना, डायरेक्शन फिक्स हो जाए, तो वो कहेंगे वो भौतिक राशि आपका क्या है? सदिश राशि होगा। परिमाण के साथ साथ भी होना चाहिए, ठीक ना, ऐसा बात है। यहां पर बात बोल रहे भाई आवेश, सबसे पहली बात करते हैं आवेश का। तो एक बात बताओ, आवेश, आवेश के पास क्या है भाई? आवेश के पास क्या होता है? केवल और केवल परिमाण होता है। इसका दिशा होगा क्या? चालक के अंदर आवेश का गति फिक्स है? गति फिक्स नहीं है, गति फिक्स नहीं है। तो इसलिए अगर हम आवेश के बारे में बात करते हैं तो सर ये अदिश राशि है। ये कैसा है? अदिश है, अदिश राशि है। आवेश क्या है आपका? अदिश राशि होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर धारिता। भाई धारिता क्या है? धारिता क्या है? ध्यान से बात को समझिएगा।
धारिता क्या है, कैपेसिटेंस भी बोलते हैं इसको, कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक ना। तो धारिता भी क्या होता है, धारिता भी आपके क्या होते हैं, धारिता भी आपके अदिश राशि होते हैं। क्योंकि धारिता के बाद, धारिता के बारे में जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सर जो जो भी हम अभी तक हम पढ़ाएंगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब भी इसको याद रखना कि सर धारिता भी, धारिता मतलब कि स्टोरिंग, कितना चीज स्टोर कर पा रहा है ना, कितना धारिता है इसका, बोलते हैं ना मेंसुरेशन क्षेत्र में इसका धारिता ज्ञात करें, धारिता ज्ञात करें कितना ये स्टोर कर पाता है। तो फिजिक्स में धारिता यार कंडेंसर के लिए यूज होता है। जो भी पंखे में जो कैपेसिटर्स लगा हुआ है ना, वो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। तो वो उनका कैपेसिटेंस कितना है, कितना स्ट्रेंथ है, तो वो भी, उसका भी तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं हुआ ना, वो भी एक अदिश राशि की तरह है। तो ये भी क्या है बेटा, अदिश राशि है। अदिश राशि है। विभव, नेक्स्ट बात करते हैं विभव, वोल्टेज। सर विभव क्या है सर, विभव क्या है, वोल्टेज। भाई वोल्टेज का कभी डायरेक्शन नाम सुने भाई, वोल्टेज भाई तुम साउथ डायरेक्शन में जाओ, नहीं, वोल्टेज का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वोल्टेज अभी अपने आप में क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड है भाई 240 वोल्ट। अब ये वोल्टेज कहाँ से तुमको लगेगा कोई नहीं जानता है, समझ में आए कि नहीं। तो वोल्टेज भी क्या है भाई, अदिश राशि है। ये भी क्या है, अदिश राशि है। सदिश होने के लिए भाई डायरेक्शन होना चाहिए, सदिश होने के लिए डायरेक्शन होना चाहिए। चलिए, हम कंक्लूजन में क्या देखें कि सर आवेश, चाहे आवेश हो, चाहे धारिता हो, चाहे विभव है, सभी के सभी बच्चे, सभी के बच्चे, सॉरी सभी के सभी ये क्या है, सभी के सभी अदिश राशि हैं। तो क्या हम कह नहीं सकते हैं कि इनमें से कौन सा अदिश राशि है, तो भैया सभी के सभी अदिश राशि हैं, कोई भी सदिश नहीं है ऐसा। बात समझ में आया। तो विच ऑप्शंस आर करेक्ट भाई, विच ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी, सभी पर हम इसको मार्क कर देते हैं। चलिए बेटा, आवेश आपके अदिश राशि होते हैं। आवेश जब चालक, अगर हम ही आवेश हैं, चालक पर बैठे हुए हैं, जैसे ही मेरे को एनर्जी मिलेगी तो हम ये नहीं देखेंगे कि हम किधर जा रहे हैं, बस हम भागने की कोशिश करेंगे, किधर से भाग रहे हैं हमको नहीं पता है, ठीक ना। पर हम चालक के अंदर किधर भी भाग सकते हैं। अगर सदिश राशि होता ना बेटा, सदिश राशि होता है ना, अगर आवेश अगर सदिश होता कि आवेश का हम दिशा फिक्स कर दें। सर एक बात आपको बताते हैं कि जब भी आपको हम पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पर आपको हम संवहन वेग पढ़ाएंगे, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ाएंगे कि सर चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ड्रिफ्ट मोशन करते हैं, रेंडम मोशन करते हैं, मतलब कि इधर उधर के डायरेक्शन में जाते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं मतलब आवेश जा रहे हैं, बस समझ में आया क्या, ठीक है। विभव, वोल्टेज, वोल्टेज तो बेचारा, ये तो खुद बेचारा, वोल्टेज भी क्या है, एक अदिश राशि ही है। धारिता आपको समझ में आएगा आगे, पर फिलहाल के लिए अभी याद रखना कि ये अदिश राशि है। धारिता मतलब होता है कि कितना कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर, 2011 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था भाई। हाँ, ये क्वेश्चन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिहार बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन को भी हम हाईलाइट किए हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके क्लास 11th से रिलेटेड है, क्लास 11th के कंसेप्ट से रिलेटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम हाईलाइट करके रखे हुए हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगेन फिर से पूछा जा सकता है, कोई बड़ी चीजें नहीं है। सर स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी और संरक्षी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। संरक्षी का मतलब होता है कंजर्वेटिव, असंरक्षित मतलब नॉन कंजर्वेटिव। तो सर स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, सबसे पहले बात को समझिएगा, कंसेप्ट गहराई डेप्थ में जाके बात करते हैं। मैक्सिमम भाई देखते हैं कि सर लोग इस चीज को डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, बोल देते कि भाई याद रखना है, संरक्षी होता है काम खत्म। भाई पीछे का लॉजिक क्या है, पीछे का फिजिक्स क्या है, वो गया भाड़ में, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात को समझो जरा ध्यान से। हम बोल देंगे सर स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है, इस चीज की पुष्टि करें या फिर वेरीफाई करें, 2 मार्क्स में आप क्या करोगे, आप क्या करोगे ये आंसर में। तो इस चीज के लिए भी आप हमेशा क्या रहे बेटा, प्रिपेयर रहें। देखिए अगर हम मानते हैं सर कि ये क्या है, ये कोई आवेश है, ये कोई प्लस क्यू क्या है, आवेश है। अच्छा ठीक है, हम ये बता दें कि सर ये प्लस क्यू क्या है, एक आवेश है। तो आपने ऑलरेडी सभी बच्चों ने, आपने क्या सभी बच्चों ने ये चीज पढ़ रखा होगा, सर आवेश है ना, अगर ये अगर प्लस क्यू आवेश है, तो ध्यान से एक बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की, एक मिनट रुकिए बेटा,
ठीक है। ऐसे देखिए, हो ना, ठीक है। अब ये क्या है सर, ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बने हैं, बात को जरा ध्यान से समझिए, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड हुए, ये आपके विद्युत क्षेत्र हुए, और ये भी आपके क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और ये भी आपके क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र बन रहे हैं ना, बन रहे हैं ना, थोड़ा सा हम और बना देते हैं ताकि बच्चों को बेहतर समझ में आए। थोड़ा सा भाई टाइम दीजिएगा इसके लिए, ठीक ना। हम चाहते हैं कि आपको एक बेहतर तरीका, फिजिक्स का बढ़िया लॉजिक समझ में आए, आपको सही मायने में फिजिक्स में फील आना चाहिए आपको, हमें इसलिए थोड़ा सा टाइम देना है। चलिए ठीक है ना, ठीक, बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि सर प्लस, अगर बीच में कोई धनात्मक आवेश है तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, चारों तरफ से विद्युत क्षेत्र निकलेगा। आप समझिएगा बात को, चारों तरफ से जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, क्या एक बंद लूप बना पाएगा? सर बिल्कुल ये बंद लूप नहीं बना पाएगा, ये बंद लूप नहीं बना पाएगा। बात समझ में आई क्या? बंद लूप बनाता, बंद लूप अगर बनाता, एक बात को जरा गांठ बांध लीजिएगा इस बात को जो हम बताते हैं कि ये बंद लूप नहीं बनाता है। अगर हम क्या करते हैं, इसके रीजन में कोई टेस्ट चार्ज को या माइनस नेगेटिव चार्ज को लाते हैं, माइनस नेगेटिव चार्ज को लाते हैं, तो हम भले फिजिक्स में क्या करते हैं, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम भले बोलते हैं कि भाई देखो हम ये जो है इधर आना स्टार्ट कर दिया है, पर यह एक बात हमेशा याद रखेगा कि ये ठीक है अट्रैक्ट करेगा इसको, पर ये जो चार्ज है ना, ये पाथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पाथ पर निर्भर नहीं कर रहे होंगे। बस समझ में आ रहा है? पाथ पर निर्भर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र है एक बंद लूप नहीं बनाया हुआ है, ये बंद लूप नहीं है मेरे बच्चे। बात समझ में आया ना? बात समझ में आया कि नहीं बनाया? बात समझ में आया कि नहीं? सर स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं? तो स्थिर विद्युत क्षेत्र बेटा कंजर्वेटिव होते हैं, संरक्षी होते हैं। इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो पीछे के जो लॉजिक है उसके बारे में हम ये बात करेंगे। एक मिनट रुकिए जरा ध्यान से, क्या होगा भाई, चलिए इसके पीछे ये बोलेंगे कि सर ये जो धनात्मक आवेश, ये जो विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र बंद लूप नहीं बनाते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है भाई, बंद लूप नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया। तो हमेशा याद रखेगा कि जो भी विद्युत क्षेत्र होता है आपका कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कैसा भाई? कंजर्वेटिव नेचर के होता है, ठीक ना। ठीक है। अब एक बात हमेशा एक चीज और है कि सर हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, आपको कभी भी याद रखने के लिए हमेशा एक लॉजिक बता देते हैं कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो संरक्षी होता है, क्योंकि ये जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, मतलब ये सभी क्या है, ई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, जिसके कारण जो भी हम वर्क करेंगे ना, जो भी हम वर्क करेंगे, कार्य करेंगे किसके द्वारा, मतलब कि मान के चलते हैं ये प्लस वाला ये क्या करेगा, उसको खींचेगा ना, कार्य होगा, वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा, वो पथ से इंडिपेंडेंट रहता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई दूसरे शब्दों में, कि पथ पर निर्भर नहीं करता है तो इसका कोई भी आवृत्ति नहीं होगा, आवृत्ति इसका शून्य होता है, क्योंकि ये टाइम इन्वेरिएंट हो गया ना, सॉरी टाइम इन्वेरिएंट कर रहे हैं, मतलब कि इसका आवृत्ति क्या होगा भाई, शून्य होगा, ठीक ना, फ्रीक्वेंसी इसका शून्य होगा। ठीक है। तो एक बात और याद रखिएगा, आवृत्ति जो है शून्य होंगे, आवृत्ति शून्य होंगे। तो विद्युत क्षेत्र बंद लूप नहीं बनाते हैं, आवृत्ति शून्य होंगे, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये क्या होते हैं भाई, इसलिए इसलिए क्या बोलेंगे भाई, स्थिर विद्युत क्षेत्र
संरक्षी होते हैं, ठीक ना। सर स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित तो हैं, इनके पीछे की रीजन ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, इसलिए जो भी कार्य होगा उसके पथ पर निर्भर नहीं करेगा। कौन सा कार्य? वो जो टेस्ट चार्ज है उस पर लगा फोर्स, उसको हटाने या फिर लाने के लिए जो कार्य, ठीक ना। आवृत्ति इसके शून्य होंगे और साथ के साथ स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होते हैं, इसलिए इसके पीछे का रीजन है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होगा। देखिए कभी भी इस क्वेश्चन में इसको भाई डेटा आपको याद रखना है, जहां पर हम खुद बोलेंगे कि भाई डेटा याद रखना तो याद रखना, काम खत्म। तो आवेश का अगर क्वांटम ईएसयू मात्रक होगा तो यार 4.78 और 10 की पावर -10, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। इसमें टाइम देना नहीं है क्योंकि भाई प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो इसमें ज़्यादा टाइम ही क्या दे सकते हैं। आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होगा तो 4.78 इंटू में 10 की पावर -10। चलिए समझ में आया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। अरे यार किधर गया, हाँ ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में भी लॉजिक है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मात्रक होगा। सर विशिष्ट आवेश क्या होता है? अगर हम बात करते हैं विशिष्ट आवेश की, लैग कर रहा है पता नहीं क्यों आज, 1 मिनट इसको अपडेट करना पड़ेगा। विशिष्ट आवेश क्या होता है? अगर हम विशिष्ट आवेश की बात करते हैं, स्पेसिफिक चार्ज भी बोला जाता है इसको, विशिष्ट आवेश। तो सर विशिष्ट आवेश के लिए आप इलेक्ट्रॉन का आवेश देख लीजिए, किसका? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आवेश किसका? इलेक्ट्रॉन का, और बटे में द्रव्यमान, आवेश बटा में द्रव्यमान लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बात को समझिएगा, यहां से क्या लिखते हैं सर, आवेश कितना होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर -90 कूलम, ठीक है। और यहां से 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 kg, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो यार 1.6 और बट्टे में 9.1 और इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई, 19 है ना, तो ये हो गया 12 और कूलाम पर केजी, कूलाम पर केजी। तो यहाँ से आप देखिएगा ये तो पॉइंट हट जाएंगे बेटा, पॉइंट हट जाएंगे, तो क्या होगा 160, यहाँ से एक जीरो लेना पड़ेगा तभी ना डिवीजन होगा, और 91 और इंटू में 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी। अब एक बात समझिएगा जरा ध्यान से, ये जो विशिष्ट आवेश का जो फॉर्मूला आया हुआ था, ठीक है सर, हमें विशिष्ट आवेश का हमने फॉर्मूला यार अप्लाई कर दिया कि भाई विशिष्ट आवेश क्या होता है। विशिष्ट आवेश की बात करते हैं सर तो आवेश बटे द्रव्यमान होता है विशिष्ट आवेश, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिखा। तो यहाँ से जो हम आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 से 10 के पावर -19 कूलम रख दिए, और नीचे में इसका द्रव्यमान रख दिया 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 kg। तो ये कट गया, कटने के बाद आपका क्या होगा 160 है। देखिए ये 16/91 होगा, 16/91 होगा, बताते हैं 16/91 होगा, यहाँ से एक जीरो लेना पड़ेगा तो 160/91 हो गया। अब बच्चे इसको आपको सोल्व करना ही नहीं है, ऑप्शन देखकर हम इसको मार्क कर सकते हैं। कैसे भैया? 10 की पावर 11 है, 10 की पावर 11 कहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है सर? 10 की पावर 11 मेरे को ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। बताइए बउआ क्या सोल्व करना है क्या इस क्वेश्चन में? क्या आपको सोल्व करना है? टाइम देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, नोट एट ऑल भाई, टाइम नहीं देना है। 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी देख करके आपको मार्क कर देना है कि भाई ऑप्शन नंबर ए ही आएगा आपका, है ना। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करने चलते हैं तो देखिएगा, हम 90 मान के चलते हैं सर, 90 मान के चलते हैं क्योंकि 91 है ना, 160 है, तो 9 दूनी की 18, 90 एक कम, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, ठीक है भाई। तो 90, 9 6 15, 70 बचा होगा, 70 ना, तो 700, तो 9 सते 63, 9 सते 63, मैंने 1.76 के अप्रोक्स आना चाहिए, 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी, ठीक ना। 63 है तो 63 है तो 700 में से 63 630 गया, तो फिर 700,
हाँ ठीक है, 1.76 10 की पावर 11 हो ना। तो ऑन अप्रोक्स इसको हम कितना ले लेंगे बेटा, ऑन अप्रोक्स की बात करते हैं 1.8 कंसिडर कर सकते हैं गुलाम पर केजी। ये आपका सही आंसर होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1.8 10 की पावर 11 गुलाम पर केजी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या। ठीक है, बिहार बोर्ड 2026, चलिए इस साल का क्वेश्चन करवाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और इसी साल का क्वेश्चन है और झकास क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी झकास ही बोलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन के पीछे भी क्या है, कंसेप्ट है। जरा बात को ध्यान से समझेंगे बच्चे। हम एक साबुन बना दिए, पहले छोटा सा साबुन बनाते हैं इधर, ठीक ना, छोटा सा पहले बनाते हैं ऐसे। बात को जरा अच्छा से समझेंगे बच्चे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चन के कैटेगरी में हम इसको इसलिए, जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी आपके टारगेट के किताब में जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल है वो सभी के सभी क्वेश्चंस क्लास में करवाएंगे ऑन द स्पॉट। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने का मतलब क्या होगा, या तो आप उसको प्लस चार्ज दे दो या तो फिर आप उसको निगेटिव माइनस चार्ज दे दो, ये ना होगा। तो मान के चलते हैं बच्चे मान के चलते हैं कि यहाँ पर बेटा प्लस प्लस चार्ज है, हम आवेशित किए हैं, तो बच्चे यहाँ पर निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ये मत बोले कि सर माइनस माइनस, हम प्लस कंसीडर करके चलते हैं, प्लस 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 ऐसे। अच्छा देखिए, प्लस है और ये प्लस है। बात को जरा ध्यान से समझेंगे सर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा ये प्लस है तो ये इसको का इधर हटाना चाहेगा और ये वाला प्लस इसको इधर हटाना चाहेगा। तो देखिए हम कहेंगे भाई तुम हटो, तुम कहोगे हम हटे, तो हम लोग जहां पर भी होंगे ना एरिया को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ना। तो अगला बार यही चीज क्या होगा, यही चीज कुछ समय के बाद आपको अगर जैसे ही आवेशित करेंगे तो कुछ बड़ा दिखाई देगा, आपको कुछ बड़ा दिखाई देगा बच्चा। बस समझ में आया ना, कुछ बड़ा दिखाई देगा। बड़ा दिखाई देगा इन द सेंस क्या होगा, अब जो भी चार्ज है थोड़ा सा चार्ज में क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है ना, प्रतिकर्षण होना, सॉरी हाँ पर आकर्षण प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये जो आवेश है, ये आवेश और ये आवेश, ये सभी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर दूर भगा रहे हैं। तो जो भी एक साबुन का जो भी बुलबुला होगा थोड़ा सा मतलब आवेशित करने के बाद थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई देगा, बस यही लॉजिक है, ठीक है ना। तो क्या बोल देंगे भाई, विच ऑप्शन आर करेक्ट, विच ऑप्शन आर करेक्ट बच्चा, तो भाई बढ़ जाता है। चलिए ये सही है, बढ़ जाता है, ये आंसर बिल्कुल सही है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्या आया ना समझ में ना, ठीक है। तो आप इसका आंसर में भी लिख सकते हैं कि भाई समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण के कारण ये जो आवेश हैं एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, जिससे आपको क्या होगा, बताइए। और बुलबुले की सतह जो बाहर की ओर फैलती हैं और इसकी वजह से बुलबुले का आकार थोड़ा सा पहले से बढ़ जाता है, ऐसा कुछ आप बोल सकते लिख सकते हैं। पर आपको लॉजिक समझना है, प्रतिकर्षण होगा। देखिए ये वाला क्या कर रहा है ना, ये वाला जो आवेश है बच्चा, ये आवेश और ये वाला आवेश, देखिए ये आवेश उसको इधर भगाएगा, ये आवेश इसको इधर भगाएगा। तो थोड़ा आप मतलब ये हम एक के लिए दिखाए तो सभी कर रहे होंगे आपस में, तो सभी आपस में थोड़ा सा बड़े बड़े दूर दूर दिखाई देंगे, मतलब बढ़ जाएगा। चलिए तो ये 2026 का क्वेश्चन था, ये अपना टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया। विद्युत आवेश पर जो भी हम क्वेश्चंस था आपको हम करवा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका कूलाम के नियम पर क्वेश्चन आएगा, ठीक ना बच्चे, कूलाम के नियम पर। तो टॉपिक नंबर 2 क्या है, कूलाम के नियम और उसका क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मजेदार के साथ, मजेदार क्वेश्चन के साथ। और कंसेप्ट भी जैसे आपको बताते हुए हैं कि फर्स्ट क्लास से ही बताए हैं, कि आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिए हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका कॉन्सेप्ट का अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए।